अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आज़मीन हज को कुछ अलग हट के जानकारी देना चाहता हूँ और ये जानकारी रहेगी हज के सफ़र पे जाने के इंडिया से 2 तरीके होते हैं, उनके बारे में। दोनों को मैं अलग-अलग तरीके से समझाऊँगा और दोनों की क्या-क्या ख़ासियत हैं, क्या-क्या ख़ुसूसियात हैं और क्या-क्या कमियाँ हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो ये रहेगा एक हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज पर जाते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं और कुछ उसके कानून हैं, उस जिसके थ्रू जा सकते हैं। और एक है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए, पीटीओ कहते हैं, यानी प्राइवेट आप हज पर जा सकते हैं। दोनों में क्या-क्या ख़ास बातें हैं और किन बातों के का ख़्याल रखना होगा आज़मीन हज को, उन पर बात करता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज पर जाने वाले आज़मीन हज के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्योंकि अब सिलसिला सिर्फ़ किस्त जमा करने का चल रहा है, तो मैं उस पर भी बात करूँगा, लेकिन जो अगले साल के लिए प्लान कर रहे हों हज पर जाने के लिए, तो उनको मैं शुरू से बताऊँ। तो ये हज कमेटी ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट की बॉडी है, यानी कि एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू ये चलाई जाती है और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और ये बहुत कदीम जो है एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके लिए 12 महीने काम करती है। लेकिन इसमें पूरा होल्ड रहता है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि हमारे हाजी जो जाते हैं इंडिया से, उन्हें सहूलियत भी रहे और कम खर्चे में हज कर सकें। तो इसलिए वक्तन-वक्तन उस पर काम होता रहता है और गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया और गवर्नमेंट इंडिया के ज़रिए और काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो सऊदी अरब में इंडिया के का एक ऑफ़िस है, जो इसको पूरा इस मिशन को काम करता है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया जो इंडिया में रहकर हाजियों को सहूलियत देते हैं, हाजियों के फॉर्म अप्लाई कराते हैं, आपके पैसे जो पहुँचते हैं वहीं पर और पूरा अरेंजमेंट इंडिया में करते हैं। और इंडिया से बाहर यानी कि सऊदी अरब जाने के लिए जो वहाँ की तैयारियाँ होती हैं, उस तक इनका हाथ रहता है, इनका काम रहता है। दोनों के काम बहुत ज़बरदस्त हैं। तो गवर्नमेंट सेटअप होने की वजह से इनके पास बहुत बड़ा अमला है और सब एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो आपके बेहतरी के लिए काम करते हैं। और दूसरी जो हज कमेटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में बड़ी-बड़ी, उनके भी ये कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वहाँ भी देखते रहते हैं, रिसर्च चलती रहती है कि वहाँ के आदमी हज को क्या-क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और हमारे हाजियों को भी वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो इसके लिए ये इसका जो हज का खर्चा है वो प्राइवेट हज से कम आता है। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। नंबर 1, एक तो ये जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होल्ड होता है और गवर्नमेंट के हर काम में कोशिश की जाती है कि आम आदमी तक वो सुविधाएँ और फैसिलिटीज़ पहुँचे। दूसरा ये, इसका जो पूरा सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ करती है, इसलिए उसके पास पूरा अमला होता है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं अपने फ़ील्ड के, तो इन्हें अलग से कोई हायर नहीं करना पड़ता और तो वही काम कर लेते हैं। तीसरा, जो भी सिस्टम चला आ रहा है पहले से हज कमेटी ऑफ इंडिया का और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का जद्दा में, जो पूरा सेटअप बना हुआ है, उनकी भी कोशिश ये रहती है कि हाजियों को कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहूलियतें दी जाएँ। तो उनका भी अच्छा तजर्बा है। तजर्बे की बुनियाद पे वो काम करते हैं और वहाँ से भी हायर करते हैं बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को। तो ये और पूरा यहाँ से हर साल करीब 1000 के आसपास लोग जाते हैं, जो आपकी हज की तैयारी में लगे रहते हैं, जो डेपुटेशन पर जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, सरकारी नौकर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, और वो 2-3 महीने के लिए डेपुटेशन पर जाते हैं। डेपुटेशन मतलब यहाँ की उनकी जो सर्विस होती है, वो वहाँ शुरू हो जाती है, तो वो आपके लिए काम करते हैं। दूसरा, वहाँ पर जो सेटअप बना हुआ है पूरा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का ऑफ़िस है जद्दा में और मक्का मदीना में भी एक वहाँ पर कैंप ऑफ़िस बनाए जाते हैं और जहाँ पर पूरा सेटअप रहता है हाजियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये पूरा बना हुआ है और हज कमेटी ऑफ इंडिया जो इंडियन हाजी के लिए मक्का में जो अरेंजमेंट करती है, क्योंकि हज का जो सफ़र होता है आपका 40 से 45 दिन का होता है, जिसमें लगभग करीब 1 महीना आपको मक्का में रहना होता है। तो मक्का में कम खर्चे में आपका हज हो सके तो इसके लिए मक्का से 10-12 किलोमीटर दूर एक बस्ती है अज़ीज़िया। वहाँ पर जो गेस्ट हाउस हैं 4-5, 8-10 मंजिल के, वो बहुत सस्ते होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों की रिहाइश की जाती है। तो बहुत ही पुरसुकून एक बस्ती है
वहाँ से आने के लिए सिर्फ बसेस लगानी पड़ती हैं। वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे किस्म की बसें लगाती है, ऐसी बसेस होती हैं और नई बसें होती हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। और उनका पूरा जो मूवमेंट होता है, उसका जो पूरा सिस्टम होता है, कंट्रोलिंग पावर होती है, वो यहाँ से जो एम्प्लॉइज़ जाते हैं उसका एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, वो पूरा देखता है। इसी तरह अलग-अलग 10-12 ऑफ़िस बनाए जाते हैं जो ब्रांच ऑफ़िस कहलाते हैं मक्का में, जहाँ-जहाँ हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, वो उनका अरेंजमेंट देखते हैं। इसी तरह मदीने में भी जब हाजी 8 दिन रहते हैं वहाँ, तो वहाँ पर 3 ऑफ़िस बनाए जाते हैं, 3 ब्रांच ऑफ़िस कहलाते हैं और एक हेड ऑफ़िस होता है। इसी तरह जैसे मक्का में मैंने बताया 15, 16, 17 ऑफ़िस होते हैं ब्रांच ऑफ़िस और एक हेड ऑफ़िस होता है। इसके साथ-साथ हर ब्रांच ऑफ़िस में एक क्लिनिक बनाई जाती है, यानी कि जो हाजी जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी हजरत कराम जाते हैं वो उम्र-दराज़ होते हैं, बीमार भी होते हैं, तो उनको परेशानी ना हो, तो उनके लिए हमारे डॉक्टर्स जाते हैं जो एमबीबीएस, एमडी रैंक के डॉक्टर होते हैं और गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं। वो आपके लिए यहाँ से दवाएँ भी साथ ले जाते हैं, एक्स-रे मशीन जाती हैं, पैथोलॉजी लैब जाती है, पूरा सेटअप बनाया जाता है ताकि हाजियों को परेशानी ना हो और उनका जो हर मुमकिन की जाती है कोशिश कि उनका हर तरह का इलाज कराया जा सके। जब ऊपर लेवल की बात होती है, ज़्यादा कोई सीरियस हालत में हाज़िर होते हैं और हमारे जो पुलिस भी लगी रहती हैं, तो ये पूरा सेटअप हज कमेटी ऑफ इंडिया ही करती है। और अ, हाजियों के जो 1 महीना रहते हैं मक्का में यानी अज़ीज़िया में, उनके रहने के लिए किचन प्रोवाइड कराई जाती है। वहाँ सिलेंडर, गैस का चूल्हा जो होता है वो और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह का ज़मज़म का पानी और खुले-खुले रूम होते हैं, उनकी सब फैसिलिटीज़ रहती है। और जैसे मैंने बताया 10-12 गेस्ट हाउस के ऊपर एक ब्रांच ऑफिस होता है, जहाँ पे छोटी-बड़ी परेशानियाँ होती हैं, उनका हल करने के लिए वहाँ अ, लगे होते हैं। हर जगह बाहर डिस्प्ले लगा होता है तिरंगे झंडे के साथ। ब्रांच लिखी होती है, ब्रांच नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह जिस ब्रांच के आस-पास आपका गेस्ट हाउस है यानी कि आपका होटल है, वहाँ पर आप जाकर अपनी बात कह सकते हैं। और उसी ब्रांच ऑफिस में एक क्लिनिक होती है जहाँ डॉक्टर 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए वहाँ लगे रहते हैं और वहाँ एक डिस्पेंसरी भी होती है जहाँ पर आपकी दवाएँ भी दी जाती हैं, वो भी सब आपके उसी जो आप पैसा खर्च जमा करते हैं हज से पहले जो आजकल आप जमा कर रहे हैं, इस टाइम दूसरी किस्त जमा की जा रही है। पहली किस्त आपकी जमा हो चुकी है, दूसरी किस्त चल रही है जिसमें 1,70,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं, जो 10 फरवरी 2024 तक जमा करने हैं। और ये दोनों मिलाने के बाद में जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट बचता है आपका, जो बाकी जो खर्चा आएगा इस बार हज हज पर, वो आपकी जो एयरलाइंस का जो टेंडर दिए जा रहे हैं वहाँ कम से कम कौन सा एयरलाइंस कितने में आपको पहुंचा सकता है, सऊदी अरब वापस ला सकता है, उन सब की ग्लोबल एक टेंडर निकाले जाते हैं। उसमें जो सबसे कम जिसकी बोली लगती है उस पर उनको दिया जाता है टेंडर। और फिर सऊदी अरब में जो आपका हज के 5 दिन का मौलिम इंतज़ाम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो इंतज़ाम करती हैं वहाँ कंपनीज़, तो वो सब खर्चे ये मार्च के लास्ट या अप्रैल तक क्लियर हो जाएँगे और उसके बाद फिर लगाया जाएगा कि कितना खर्चा आ रहा है पर हाजी और जितने आपको जमा किए गए हैं, उसमें से कितने अब आपको जमा करने हैं, वो तभी डिसाइड होगा। तो उम्मीद ये कि यही की जा रही है कि पिछले बार जो खर्चा आया था, उसके आस-पास ही रहे। मतलब कम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि डॉलर्स में सब चीज़ डिसाइड होती है और डॉलर्स की कीमत लगातार बढ़ रही है। इंडिया की जो करेंसी उसकी कीमत घट रही है, तो इसलिए हज का खर्चा इसलिए हर साल बढ़ जाता है। तो उम्मीद यही की जाती है कि 3,90,000 से लेके 4 लाख या सवा 4 लाख के आसपास आपका खर्चा जाए, इससे ऊपर नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला, उम्मीद यही है। तो ये एक तो ये रहा हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू आपकी जो अरेंजमेंट किए जाते हैं। और इसके कुछ जो हैं कुछ उनकी कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया से वही लोग हज कर सकते हैं जो ज़िंदगी में एक बार हज करने की ख्वाहिशमंद हैं, यानी कि आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से दूसरी बार नहीं जा सकते। क्योंकि उसमें एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं और हज का जो कोटा है पौने 2 लाख इंडिया में, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का हाजी जाते हैं। उसमें से प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को भी दी जाती हैं कुछ सीटें, लगभग 20%। तो उसके बाद करीब 1,39,40,000 बचता है, तो उसमें अप्लाई लोग करीब लोग पौने 2 लाख करते हैं। तो उसका फिर कुर्रा निकाला जाता है, डिजिटल उनका सिलेक्शन होता है। फिर जो लोग उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हीं को जो है हज के लिए भेजा जाता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया उनको सिलेक्टेड लिस्ट में डालती है, फिर उनसे
किस्त के पैसे लिए जाते हैं और धीरे धीरे उनका पूरा काम होता रहता है। तो उसके लिए कुछ राइट बनाई गई हैं कि एक तो नंबर एक तो पहले यही है कि आप एक बार भी आपने हज नहीं किया हो, और अगर आप दोबारा जाना चाहते हैं तो आप एक तो 70 प्लस के साथ जा सकते हैं, 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके साथ आप हज पे जा सकते। डिस्ट्रिक्ट हज ट्रेनर वो आपको पूरी तरह से ट्रेन करते हैं यहाँ से लेकर और वहाँ के सफ़र के बारे में। तो उन ट्रेनिंग्स को आप बहुत ही संजीदगी से, बड़ी ही ध्यानदार, ईमानदारी और बड़े ही संजीदगी से उसको अटेंड कीजिए। जो अगर आप घर से 4 लोग भी जा रहे हैं तो चारों लोगों को अटेंड करना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक ने कर लिया दूसरे ने दूसरा नहीं कर पाया। तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ट्रेनिंग होंगी अभी अप्रैल में, ईद के फौरन बाद, तो उन ट्रेनिंग में आपको शामिल होना है। और वो जो ट्रेनर्स जो होते हैं आपको जो ट्रेनिंग देंगे, उनकी अब ट्रेनिंग होने जा रही है। अभी 3-4 मार्च को दिल्ली में पूरे ऑल ओवर इंडिया से ट्रेनर्स आएंगे, और जो लेटेस्ट क्या क्या डिसाइड हो रहा है, क्या क्या हज हज कमेटी ऑफ इंडिया क्या क्या रूल्स बना रही है, हज और जो एयरलाइंस के क्या क्या सिस्टम्स हैं, क्या क्या उनके नए नए रूल्स हैं, और सऊदी गवर्नमेंट में क्या क्या नई नई तब्दीलियाँ हुई हैं, सब उनको बताया जाएगा ताकि वो लोग आपको आकर बताएं। तो ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपकी पूरी फीडिंग चल रही है, आपका जो पैसा जमा हो रहा है उसकी पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो एक एक काम राउंड द क्लॉक चलता रहता है, और इसके लिए आपको भी मुस्तैद रहना है। आपको जो बताया जाए, आप उस काम को ईमानदारी से अगर कर लेते हैं और अपनी तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा काम होगा। अब मैं आता हूँ प्राइवेट हज की तरफ। बहुत से लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि भाई हम हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो बहुत टाइट शेड्यूल होता है, उसमें आप बकायदा डिजिटल आपका सिलेक्शन होता है, कभी नाम आया नहीं आया, या कुछ लोग जो हैं दोबारा हज करना चाहते हैं तो हज कमेटी से नहीं कर सकते क्योंकि हज कमेटी में पूरे ऑल ओवर इंडिया में लिमिटेड सीट हैं। तो प्राइवेट वो हज करना चाहते हैं तो वो प्राइवेट में कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या क्या कमियां हैं, वो मैं बताता हूँ। देखिए, प्राइवेट जो हज ऑपरेटर्स होते हैं, करीब 500 से ऊपर हर साल ये जो मिनिस्ट्री है यानी कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, उसमें बाकायदे जो भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी उम्रा और हज के टूर ऑपरेटर्स हैं, यानी कि जो भी एजेंट हैं, जगह जगह ऑफिस खोले हुए हैं, उनको डिसाइड किया जाता है जिनका अच्छा वर्क होता है, कई साल से काम कर रहे हैं, जिनका करोड़ों में टर्नओवर होता है। तो उनको हर साल एप्लीकेशन ऑनलाइन डिसाइड की जाती हैं, फिर उनका पूरे डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जाते हैं, और उनको जिन उनमें से सिलेक्ट किया जाता है कौन लोग ऐसे हैं जिनको हम जिम्मेदारी दे सकते हैं, जो इंडिया के हाजियों को ईमानदारी से ले जाएं और जो जो उनको बातें बताई जाएं उसको बाकायदे वो पूरी करें। तो इनका सिलेक्शन होता है, फिर उसकी फाइनल लिस्ट आती है। ये भी रमज़ानों तक ही आ पाती है, लेकिन ये लोग देखो बुकिंग पहले से करना शुरू कर देते हैं। साउथ इंडिया और मुंबई में काफ़ी हज ऑपरेटर्स हैं, कुछ दिल्ली में भी हैं, यूपी में कुछ ही लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं डायरेक्ट, बाकी लोग जो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं इसके थ्रू आपको वहाँ तक ले जाते हैं। अब वहाँ क्या क्या प्लस माइनस पॉइंट पर बात करता हूँ मैं। देखिए, प्राइवेट जाहिर सी बात है, जब उसकी प्राइवेट होती है वो थोड़ी फैसिलिटीज ज़्यादा देती है, लेकिन उसके बदले में आपसे पैसा भी ज़्यादा लेती है। तो एक तो वो लोग प्राइवेट जाते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, यानी कि वो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब 4 लाख में हज हो रहा है इस टाइम, तो आप मान लीजिए प्राइवेट में 5 लाख से ऊपर ही होगा और हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जैसे पता चल जाता है हमें कुछ ज़राए से, तो 5.5 और 10.5 लाख के आसपास एक हाजी का खर्चा आता है। और ये फ्लक्चुएशन जो आता है 5-10 लाख के बीच में, ये आता है फैसिलिटीज़ के हिसाब से। जैसी जैसी आपकी फैसिलिटीज़ चाहिए वैसे ही आपका खर्चा बढ़ जाता है प्राइवेट हज में। अब फैसिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे खर्चा बढ़ता है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, प्राइवेट वाले तो सिर्फ आपको जितना पैसा देते हैं लेते हैं आपसे, उसी के ही अकॉर्डिंग, उसी के मुताबिक वो आपको फैसिलिटीज देते हैं। अब दो अहम मामले हैं जिसमें वो आपसे ज़्यादा पैसा लेते हैं या कम पैसा लेते हैं, उस पर आपको तय किया जाता है। नंबर एक, वहाँ पर आपका रहने का जो इंतज़ामात हैं वो कैसे हैं, उसमें नंबर एक होटल आता है। होटल किस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी के हिसाब से खर्चा बढ़ और घट जाता है। हरम शरीफ से, यानी कि मक्का मदीना के जो मस्जिद नबी और काबा शरीफ है, मस्जिद हराम,
वहाँ से कितनी दूरी पर आपका होटल है, और जितने करीब होटल हैं वो महंगे होते हैं, और जितने बड़े होटल हैं वो महंगे होते हैं। 5 स्टार 4 स्टार टाइप के होटल महंगे होते हैं। उससे आपका खर्चा बढ़ता है और घटता है। आपका होटल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर है, तो आपका खर्चा कम हो जाएगा। दूसरा, खाने की क्वालिटी, क्योंकि जितने भी प्राइवेट हज ऑपरेटर्स जाते हैं वो आपको खाना भी प्रोवाइड करते हैं उसी पैसे में, क्योंकि ये सब टर्म एंड कंडीशन वो गवर्नमेंट को लिखे देते हैं कि हम जिन हाजियों को ले जा रहे हैं अपने साथ, और उनका बताते हैं हम इतना पैसा ले रहे हैं, तो वो ये बताते हैं कि हम उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज देंगे। तो नंबर एक फैसिलिटी खाने की देते हैं, 2 टाइम खाना 1 टाइम नाश्ता। इसके बाद आपको लॉन्ड्री सिस्टम देते हैं, यानी कि आपके कपड़े का धुलना प्रेस करना वो भी उनके ज़िम्मे होता है। आपको जो मक्का से मदीना ले जाना और लाना, एयरपोर्ट से ले जाना लाना, और हज के जो 5 दिन होते हैं वहाँ तक ले जाना लाना, और वहाँ का पूरा इंतजामात खाने पीने का सब, ये सब प्राइवेट ऑपरेटर्स करते हैं। ये फैसिलिटीज़ आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया नहीं देती। वहाँ खाने का सिर्फ 5 दिन का, यानी कि हज के जो अय्याम होते हैं, हज के जो दिन होते हैं 5, वहाँ पर मोहल्ले को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो ज़रूर आपको 5 दिन का खाना देते हैं वहाँ पर, लेकिन बाकी दिन में आपको अपना ही खाना होता है। एक तो वो फ़र्क पड़ जाता है आपका, जो बहुत ही बड़ा फ़र्क है। लेकिन इसके साथ साथ और फैसिलिटीज़ वो नहीं देते। जैसे मैंने बताया, जो ब्रांचेज़ होती हैं हमारी, वहाँ आपकी छोटी बड़ी सब परेशानी की बात पूछी जाती है वहाँ पर। यहाँ तक कि अगर आपका पैसा भी वहाँ खो गया है, हरम जाते आते टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी भी आप कंप्लेंट करते हैं, तो उसके में भी कुछ जो हमारे ऑफिस होते हैं वो आपकी मदद करते हैं, और आपको वहाँ कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका सामान होता है जो यहाँ से ले जाते हैं, वो भी आपका पहुँचाना। अगर सामान खो गया है तो हमारा लॉस्ट बैगेज एक ब्रांच, वो एक ऑफिस होता है, वो आपका सामान खोया हुआ आपके रूम तक पहुँचाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लग जाता है। आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी तरह से हज कमेटी ऑफ इंडिया के, जो मैंने बताया, यहाँ से डॉक्टर्स जाते हैं, वो आपकी पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं। हर तरह की दवाएं दी जाती हैं। अगर सामान खो गया है तो हमारा लॉस्ट बैगेज एक ब्रांच, वो एक ऑफिस होता है, वो आपका सामान खोया हुआ आपके रूम तक पहुँचाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लग जाता है। आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी तरह से हज कमेटी ऑफ इंडिया के, जो मैंने बताया, यहाँ से डॉक्टर्स जाते हैं, वो आपकी पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं। हर तरह की दवाएं दी जाती हैं, हर तरह के टेस्ट किए जाते हैं, एक्सरा पैथोलॉजी लैब ईसीजी सब वहाँ पर किए जाते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। इसके साथ साथ आपकी जो यहाँ से जो ले जाते हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, वो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें देते हैं, कुछ मोबाइल देते हैं, कुछ आपके ब्रीफकेस देते हैं, कुछ बैग्स देते हैं। तो ये चीज़ें भी हज कमेटी ऑफ इंडिया नहीं देती है। उसकी जगह पर जो कुछ बैंक से कॉन्टेक्ट किया जाता था पहले, जो आपको जब रियाल दिए जाते थे, तो एक छोटा हैंड बैग ज़रूर दिया जाता था उन बैंक की तरफ से। हो सकता है वो इस बार भी दिए जाएँ, तो वो पता चलता है। तो ये वक्त के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। और इसके साथ साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको एक 5 लीटर का जमजम की बोतल ज़रूर देता है, जो आपको वापसी में एयरपोर्ट पे दे दी जाती है जब आप अपने वतन वापस आते हैं। तो इस तरह की दोनों तरह के जो हज करने में फ़र्क है, और मैं आपको अलग अलग दोनों पर एक वीडियो और बनाऊंगा, और आपको लगातार बताता रहूँगा कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो इसी तरह आप लोग जुड़ते रहिए, और अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी भी जो भी सवालात हों देते पूछते रहिए। हम आपको लगातार कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब दें, और आपकी हज से मुतालिक जो भी आपकी परेशानी है उसको हम इंशाअल्लाह ताला हल करने का पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो लेकर फिर मैं आता हूँ, उसमें मैं मक्का मदीने में रहने के दौरान जो आपको बातों का ख्याल रखना है उन पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अलीगढ़ से जुल्फ़िकार।